नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम हितेश भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसको 35 लाख का पैकेज लगा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में। तो हितेश भाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम हितेश संजय शिपुर है और मैं एक फाइनल ईयर EXTC इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ VGTI मुंबई में। और वैसे तो मेरा बचपन और ग्रोइंग अप पूरा स्कूलिंग वगैरह अलीबाग में हुआ है। फिर 12th के बाद मैंने CET देके इधर एडमिशन लिया। तो हितेश भाई, कैसा लग रहा है मेरे YouTube चैनल पे आके आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपका यूट्यूब चैनल बहुत देखा है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह लेते थे, कॉलेज रिव्यूज़ वगैरह करते थे, तो बहुत हेल्पफुल चैनल। तो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। ओके, तो आपका स्कूलिंग वगैरह सब अलीबाग में ही हुआ, उसके बाद फिर आपने 12th के बाद इधर आए क्या? हाँ, एक्चुअली मेरा पूरा स्कूलिंग अलीबाग में ही हुआ है। सो 12th के बाद JEE भी दिया था, CET भी दिया था। और JEE में इतने ज़्यादा आए नहीं थे, 92 पॉइंट कुछ तो ही आए थे। सो आपको भी सबको ही पता रहेगा कि 92 पे कुछ मिलता नहीं है JEE में। सो घर वालों ने बोला कि CET भी दे के रखो, और CET में मेरे को 99 प्लस आ गए लकीली। और फिर VJT और COEP पे अच्छे कॉलेज से ये घर वालों ने बताया था। सो आई थॉट कि मैं अलीबाग में रहता हूँ तो मुंबई विल बी क्लोज टू माई हाउस देन पुणे, सो आई ऑप्ट फॉर VJT। ओके, मतलब मैंने सुना है कि जो CET में आपने बहुत कम प्रिपरेशन की थी। मतलब ऐसा सुना है कि 15 से 20 दिन ही आपने प्रिपरेशन की थी। तो इतने कम दिन आपको इसलिए लगे क्योंकि आपने JEE में अच्छे से पढ़ाई की थी, तो CET का आपको सिंपल गया? एक्चुअली मैंने JEE की भी सच बताऊँ तो 6 से 7 महीने ही पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे को बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ था। मेरे को 12th में आने के बाद पता चला था, आधी 12th होने के बाद, कि JEE के लिए 11th से प्रिपेयर करना रहता है। सो फिर मैंने पूरा ही मेरा 12th बोर्ड का प्रिपरेशन छोड़ दिया था और पूरा JEE का प्रिपरेशन करने लगा था। सो 6.5 7 मंथ्स मैंने एकदम अच्छे से JEE का प्रिपेयर किया था। और उसके बाद JEE का रिजल्ट ख़राब आने के बाद मैं बहुत थोड़ा टाइप ऑफ डीमोटिवेटेड था कि 6 7 महीने पढ़ के भी मेरा इतना अच्छा कुछ हो नहीं पाया। तो घर वाले बोले कि तू CET दे सकता है। तो मैंने बाद में CET का जब सिलेबस देखा तो इट वाज अ सबसेट ऑफ JEE मेंस का सिलेबस, क्योंकि JEE मेंस का सिलेबस होता है अपना CBSE के सिलेबस पे, और CET का सिलेबस था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे। तो वो सिलेबस इज वाज अ चंक ऑफ द मेन JEE मेंस का सिलेबस। तो मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। एक्चुअली मैंने बस 2 3 दिन पहले 5 6 टेस्ट दिए थे और एक रिवीजन लेक्चर देखा था, और हाँ, इतना ही प्रिपरेशन किया थी CET के लिए। और हाँ, JEE का प्रिपेयर करना एक्चुअली हेल्प्स इन CET, क्योंकि JEE का सिलेबस बड़ा है और CET का छोटा है। और CET का सिलेबस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ JEE का सिलेबस। ओके, तो फिर बाद में CET के अच्छे मार्क्स मिले, उसके बाद फिर VJTI का, मतलब COEP या VJTI कुछ ऐसे पहले किया था क्या? कौन सी ब्रांच लेनी है, ये EXTC मतलब डिसाइड कैसे किया? एक्चुअली मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मेरे को CSIT में नहीं जाना, क्योंकि मेरे को इतना कोडिंग वगैरह पसंद नहीं था। मेरे बहन ने मेरे को इंट्रोडक्शन कराया था थोड़ा कोडिंग से। तो आई वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि मेरे को कोडिंग वगैरह में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CS एंड IT वाज रूल्ड आउट कि मेरे को ये ब्रांच नहीं लेनी। और मेरे को इतने परसेंटाइल भी नहीं थे ऑनेस्टली कि मेरे को CSIT मिलती COEP VJTI में। सो उसके बाद ऑप्शन था कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह। और 11th 12th में मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स था। सो आई ऑप्टेड कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की साइड ही जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी था कि ब्रांच में क्या होता है। तो फिर बाद में आपने इंजीनियरिंग लाइफ आपकी चालू हो गई। तो इंजीनियरिंग लाइफ में आपने कौन से पहले मतलब कमिटीज ज्वाइन की, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था ओवरऑल, और पढ़ाई में कैसे थे उसका? एक्चुअली कॉलेज लाइफ मैंने फर्स्ट ईयर तो बहुत एंजॉय किया था। हमारे इधर VJTI में बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ रहती है। जैसे टेक्नोवंजा हमारी टेक कमिटी, प्रतिबिंब हमारी कल्चरल फेस्ट कमिटी, हाँ, रंगवर्धन हमारे मराठी कल्चरल फेस्ट कमेटी, एंथुजिया हमारी स्पोर्ट्स कमेटी, एंड सो ऑन। सो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मैं हर कमेटी का हिस्सा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब मेरे को सीनियर्स भी बहुत बोले थे कि फर्स्ट ईयर है, एंजॉय कर ले, हर कमेटी ट्राई कर ले, और फिर सेकंड ईयर में तेरे को जो 2 3 कमेटीज पसंद आती है उसमें तू सीरियसली काम कर। तो फर्स्ट ईयर तो मैंने हर कमेटीज में ट्राई किया और बहुत एंजॉय किया एक्चुअली फर्स्ट ईयर। और पढ़ाई में मैं फर्स्ट ईयर में एवरेज ही था। मेरा पॉइंटर वाज लाइक 7.8, सो इतना भी अच्छा नहीं था पर इतना बुरा भी नहीं था। सो इट वाज लाइक ओके। फर्स्ट ईयर तो बहुत एंजॉय किया था, हर कमेटी ट्राई की थी मैंने फर्स्ट ईयर में। ओके, तो कमिटीज के बाद मतलब पढ़ाई का क्या सीन था? मतलब ज़्यादा पॉइंटर वगैरह मैटर करता था उस टाइम पे, कि मतलब तुम ध्यान देते थे पॉइंटर पे या अटेंडेंस वगैरह पे? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो इतना पॉइंटर पे ध्यान नहीं था। अटेंडेंस तो फर्स्ट ईयर में बहुत कंपलसरी थी हमारी, कि 75% होनी चाहिए। और वैसे भी फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, तो मैं रोज़ कॉलेज भी जाता था। और फर्स्ट ईयर में पॉइंटर पे ध्यान नहीं था। सेकंड ईयर में आके रियलाइजेशन हुआ कि अपना थोड़ा पॉइंटर कम रहा है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वगैरह। फर्स्ट ईयर तो फुल्ली एंजॉय किया मैंने, तो थोड़ा सीरियस में सेकंड ईयर में आके हुआ था पॉइंटर के ले लेके। तो इसमें जो प्लेसमेंट वगैरह है उसमें पॉइंटर इतना ज़्यादा मैटर करता है क्या?
एक्चुअली आपने इस क्वेश्चंस पे बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस देखे होंगे कि पॉइंटर मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं, या स्किल्स मैटर नहीं करते, पॉइंटर मैटर करता है। एक्चुअली पॉइंटर एक एंट्री बैरियर है आपके लिए, कि आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको वो स्किल्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़ पॉइंटर। सो अभी इस साल जो मेजोरिटी कंपनीज आई थी उनका पॉइंटर वॉज रेंजिंग फ्रॉम 6.5 टू 7.5। तो अगर आपका 8 पॉइंटर है तो यू आर लाइक कि हम कौन सी भी कंपनी को बैठ सकते हैं। सो पॉइंटर इंपॉर्टेंट है पर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद तो स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कौन से ऐसे मिस्टेक की थी जो फ्रेशर्स ने नहीं करनी चाहिए? कुछ तो मिस्टेक्स हुई होंगी। हाँ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं यही मानता हूँ कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना है, मेरे को करियर कौन सी फील्ड में करना है, ये मेरे को थर्ड ईयर में आके रियलाइज़ हुआ था। फर्स्ट ईयर तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि मैंने पूरा एंजॉय किया था, अलग अलग कमिटी ज्वाइन की थी। सेकंड ईयर में मैंने बस ये सीरियसली लिया कि मेरे को मेरा बस थोड़ा पॉइंटर बढ़ाना है, और मैंने मेरा करियर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये फोकस नहीं किया। सो सेकंड ईयर में मेरा टाइप ऑफ वेस्ट ही पकड़ लो कि बस मेरा पॉइंटर मेंटेन करने में गया और मेरे को कोई करियर को डायरेक्शन नहीं थी सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर में आने के बाद आई स्लोली डिस्कवर डिजिटल VLSI, ओवरऑल VLSI क्या रहता है, एम्बेडेड क्या रहता है। फिर मैंने दोनों का बेसिक्स पढ़ा, फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे को क्या पसंद आ रहा है, तो तब मैंने थोड़ा करियर को मेरे पाथ देना चालू किया। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट नहीं किया मेरे करियर की कहाँ डायरेक्शन जा रही है वो देखने में। फर्स्ट ईयर आपको एंजॉय करना चाहिए, बट सेकेंड ईयर में आके आई गेस यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर, कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है। So at that time you don't know that I will place in the Texas Instrument Company. वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा तो एक्सपेक्ट ना, एक्चुअली सेकेंड ईयर में तो नहीं एक्सपेक्टेड था। ओके। तो बाद में फिर थर्ड ईयर में तो तुमने इंटर्नशिप की होगी, तो इंटर्नशिप का कैसा एक्सपीरियंस था और इंटर्नशिप का प्लेसमेंट में फ़ायदा हुआ क्या? एक्चुअली क्या था, हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप का एक रूल था कि थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर की ज्वाइनिंग से पहले जो 2 मंथ की गैप रहती है उसमें यू हैव टू डू कंपलसरी 6 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप। तो मेरे को ऑन कैंपस इंटर्नशिप, आई वाजंट एबल टू लैंड ऑन कैंपस इंटर्नशिप। इनफैक्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स भी आई थी, बट मैं उसका टीए जो टेस्ट रहती है वो क्लियर नहीं कर पाया था। तो मेरे पास ऑन कैंपस कोई भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची थी। तो मैंने क्या किया, मेरे घर के इधर एक कंपनी जिसमें मेरे पापा पहले काम करते थे, उधर जाके फॉर द ओनली सेक ऑफ सर्टिफिकेट, क्योंकि कॉलेज में कंपलसरी था सर्टिफिकेट सबमिट करना 6 मंथ्स की इंटर्नशिप का। तो मैंने एक गवर्नमेंट PSU में थोड़ी इंटर्नशिप कर ली थी 6 मंथ की, फॉर द जस्ट सेक ऑफ द सर्टिफिकेट, और मैं पूरा प्रिपरेशन कर रहा था मेरे प्लेसमेंट की। और वैसे देखा जाए तो अगर आपने रेलेवेंट इंटर्नशिप की है तो इट हेल्प्स इन प्लेसमेंट्स, बट मेरे केस में मेरी इंटर्नशिप वॉज इररेलेवेंट, तो इतना हेल्प नहीं हुआ। बट हाँ, इंटर्नशिप हेल्प्स अ लॉट। ओके। और कौन से सब्जेक्ट है जो कि रियली प्लेसमेंट के टाइम पे अपने को काम में आते हैं? एक्चुअली ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप कौन से कंपनी को टारगेट कर रहे हो, आप कौन से रोल को टारगेट कर रहे हो, उस पर डिफर करते हैं। तो आपको अपने रोल के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो, AI, जेमिनी, क्लॉड, ऐसे अलग अलग AI यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप अपने सीनियर से बात करके, एल्यूमिनस से बात करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये रोल टू रोल डिफर करता है। ओके। और प्रोजेक्ट वगैरह कौन से किए थे, और प्रोजेक्ट का भी रियली प्लेसमेंट में फ़ायदा हुआ था क्या? हाँ, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर में मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने थर्ड ईयर में फिगर आउट किया था कि मेरे को VLSI इंडस्ट्री में जाना है। सो आई इनिशियली स्टार्टेड डूइंग डिजिटल VLSI, वेरीलॉग वगैरह सीखा मैंने, डिजिटल लॉजिक डिजाइन सीखा, वेरीलॉग के प्रोजेक्ट्स बनाए। तो पूरा थर्ड ईयर मेरा पूरा डिजिटल VLSI सीखने में ही गया, और मैंने उसके ही 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। और थर्ड ईयर के एंड में आते आते मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि डिजिटल रोल्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए ऑन कैंपस कोई कंपनी आती नहीं है। जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आती है वो एनालॉग रोल के लिए आती है। सो एट दी एंड, मतलब हमारी प्लेसमेंट जून जुलाई में शुरू होती है। तो मैंने मई से ही मेरा रोल थोड़ा स्विच करना चालू कर दिया था, थोड़ा एनालॉग का पढ़ना चालू कर दिया था, और एक मिनी प्रोजेक्ट भी किया था एनालॉग में। पर हाँ, प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटर्नशिप भी इंपॉर्टेंट है। मेरा एक यूनिक केस था कि मेरी इंटर्नशिप इररिलेवेंट थी, बट मेजॉरिटी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेसमेंट में। ओके। तो अभी मूव ऑन करते हैं, तुम्हारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का प्लेसमेंट का इंटरव्यू कैसा था? मतलब ओवरऑल कौन से स्टेजेस थे और उसमें मतलब क्या क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे इंटरव्यू 4 राउंड्स हुए थे, जो पहले बताए नहीं गए थे। पहले 3 राउंड से डिस्कस हुए थे। सो फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल राउंड, जो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स तक चला, जिसमें उन्होंने मेरे को मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे रेज्यूमे पे क्वेश्चंस पूछे, थोड़े एनालॉग के क्वेश्चंस पूछे, फिल्टर्स वगैरह, RC फिल्टर, LC फिल्टर्स, थोड़े बग बूस्ट पे क्वेश्चंस पूछे, ओपैम्प्स वगैरह क्वेश्चंस पूछे, और 1-2 टाइप ऑफ सिस्टम डिज़ाइन पे क्वेश्चन पूछे कि अगर मोबाइल, एक आपको मोबाइल एज अ डिवाइस दिया है तो उसके सब कंपोनेंट्स लिखो और सब कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करो एज डिजिटल कंपोनेंट्स एंड एनालॉग कंपोनेंट्स। तो ऐसा भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और ये 40-45 मिनट्स तक चला। और उसके बाद
मतलब मेरे को वो इंटरव्यू मेरा एंड हुआ, उसके 10-15 मिनट बाद मेरे को मैसेज आया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर राउंड 2। और मैंने अज्यूम किया था कि राउंड 2 HR होगा, पर मैं जब राउंड 2 में गया तो इट वाज आल्सो अ टेक्निकल इंटरव्यू विच लास्टेड फॉर अलोंग 1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स। उसमें भी मेजॉरिटी टेक्निकल चीज़ों पे ही बात हुई थी, और आखिर में 2-3 उन सर ने मेरे को 2-3 HR क्वेश्चंस पूछे। सो तब उस टाइम तक तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को एक्सपीरियंस करने मिल रहा है कि इतने बड़े लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड इंटरव्यू आई वॉज पॉजिटिव कि मेरा हो जाएगा, बट एक ऐसी भी फीलिंग थी कि अगर नहीं भी हुआ तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ मैं मेरे साथ। तो उसके बाद तो लंच ब्रेक था, तो मैं जब खाना खाने मेस पहुंचा था तब मेरे को वापस मैसेज आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर HR राउंड। तो मैं बहुत खुश था कि क्योंकि 90% ऑफ द टाइम अगर तुम HR तक पहुंच गए तो मतलब तुम प्लेस्ड हो। अगर तुम HR में जाके कुछ गलती ना करो तो मेजॉरिटी टाइम्स तुम प्लेस हो चुके हो। सो मैं HR राउंड खाना खाया, थोड़े टिपिकल HR के जो क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे वो पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मेरा HR राउंड चालू हुआ। तो अराउंड 40 मिनट्स उनमें मेरे को टिपिकल HR क्वेश्चंस पूछे, सिनेरियोस जो कि इन सिनेरियोस में तुम कैसे परफॉर्म करोगे, क्या करोगे। मेरे को मेरी लोकेशन प्रेफरेंस पूछी, और फिर वो राउंड ऑल्सो एंड हो गया। तो आई वाज लाइक कि HR राउंड के बाद तो प्लेसमेंट की प्रोसेस खत्म ही होती है। बट दैट टाइम इंडिया की जो हेड ऑफिस की हेड थी, एक जर्मन लेडी है, वो भी आई थी। उन्होंने भी मेरा एक राउंड लिया। उसमें टाइप ऑफ वो इंटरव्यू राउंड नहीं बोल सकते, वो डिस्कशन राउंड ही था कि वो मेरे को टाइप ऑफ मेरा रोल समझा रही थी कि तेरा रोल क्या रहेगा, कंपनी एथिकेट समझा रही थी, और वो एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था हमारे बीच में। और ये फाइनली ये 4 राउंड होने के बाद मैं वापस रूम पे आया। आई न्यू इन माई माइंड दैट आई वॉज प्लेस्ड, बट मैं रुका था कि ऑफिशियल मेल आ जाए प्लेसमेंट का। फिर 2-3 घंटे बाद ऑफिशियल मेल आया कि आई बीन प्लेस्ड, और फिर ऐसा वो दिन एंड हुआ। तो घर वालों का रिएक्शन वगैरह कैसा था? घर वालों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। मेरी मम्मी भी रोई, मेरी एक बहन भी रोई। दे वर नॉट, मतलब दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं प्लेस हो जाऊंगा, पर थोड़ा सा रहता ही है ना कि अगर नहीं हुआ तो बच्चा क्या कर लेगा, तो ऐसा था। बट घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और प्लेसमेंट में कोडिंग वगैरह मैटर करती है तुम्हारे इसमें, तो कोडिंग वगैरह इंपॉर्टेंट थी? नहीं, मेरे रोल में तो बिल्कुल भी कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेरा रोल है फील्ड एप्लीकेशन एनालॉग इंजीनियर, एनालॉग फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर टू बी मोर प्रिसाइज। तो इसमें तो कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कितने साल मतलब कितने मंथ से तुम प्रिपेयर कर रहे थे पहले, मतलब कब डिसाइड किया? जैसे मैंने बोला, मैंने 3rd ईयर पूरा डिजिटल VLSI को डेडिकेट कर दिया था। और एनालॉग, मतलब एनालॉग के हमारे सब्जेक्ट्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के हमारे करिकुलम के कुछ सब्जेक्ट भी थे जिन्होंने मेरा एनालॉग का बेसिक क्लियर कर दिया था। सो एक्चुअल प्लेसमेंट के लिए एनालॉग की प्रिपरेशन मैंने कुछ तो मई में चालू की थी, 3 मंथ्स बैक। उससे पहले ऐसा प्रॉपर प्लेसमेंट ये नहीं चल रहा था मेरा। उसका मैं डिजिटल पे ही फोकस था, और फिर वो 3 महीने पहले मैंने एनालॉग पे मेरा फोकस शिफ्ट किया। बेसिक्स क्लियर थे क्योंकि सब्जेक्ट्स हो गए थे, और फिर थोड़ा एडवांस लेवल तक वो 3 महीने प्रिपरेशन थी। So what which subjects or what sources you would like to refer to the freshers? Okay, अगर आप डिजिटल VLSI डोमेन में जा रहे हो तो आपके लिए वेरीलॉग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीलॉग के लिए यूट्यूब पे आप VLSI पॉइंट के लेक्चर्स देख सकते हो, नहीं तो NPTEL के हैं 12 साल पुराने पर दे आर स्टिल रेलेवेंट। NPTEL के एक कृष्णमूर्ति सर के हैं लेक्चर्स, वो देख सकते हो। और जैसे आपको पता रहेगा कि लीड कोड एक वेबसाइट है जहाँ पे कोडर्स अपने DSA प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही वेरीलॉग प्रैक्टिस करने के लिए देयर इज ऑल्सो वन वेबसाइट नोन एज HDL बिट्स, कि जहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं जो तुम सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यू शुड यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक क्वार्टर्स प्राइम, पर वो पेड रहते हैं और उसका क्रैक्ड वर्जन्स में इशू रहता है। कुछ कुछ फ्री भी रहता है पर वो बहुत बगी है। सो आई वुड सजेस्ट कि एक ऑनलाइन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है EDA प्लेग्राउंड करके, वेयर यू कैन डू योर वेरीलॉग प्रोजेक्ट। और एनालॉग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब KVL KCL जो अपन बोलते हैं, KVL लॉ, KCL लॉ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लॉ, और वो बहुत बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद ओपैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओपैम बोल लो या और फिल्टर्स वगैरह बोल लो, ऐसे बहुत एनालॉग सब्जेक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। So डेली स्टडी रूटीन ड्यूरिंग प्लेसमेंट कैसा था तुम्हारा पहले? मेरा एक्चुअली मैं जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था वो एक PSU था, तो वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था। तो मैं इनिशियली थोड़ा छुपा के लेके जाता था वहाँ पे मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा 9 to 5 रहता था। सो पूरा दिन मेरा उधर ही चले जाता था, तो उधर मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता था, और घर पे आने के बाद आई गेस 2-3 घंटे और। तो मोस्टली मेरा अगर उधर भी पकड़ लेते तो 5 to 6 आवर्स था। पर थोड़े दिनों बाद उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था कि मोबाइल हम ले ही नहीं जा सकते थे। तो उसके बाद मैं घर पे आके थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था रात को। सो एवरेज पकड़ लो 4 आवर्स पर डे। ओके। तो लैंग्वेज वगैरह कोई मतलब इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बैरियर फेस करना पड़ा, या फिर कौन से ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मतलब जो कि तुम्हें कॉलेज एक्सप्लोर की, जैसे कम्युनिटीज़ वगैरह में, वो तुमको इधर काम में आए प्लेसमेंट के जरिए? तो एक्चुअली मैं जैसे बोला, मैंने हर कम्युनिटीज़ में ट्राई किया था फर्स्ट ईयर में,
और सेकंड थर्ड ईयर आते आते मैं एक दो ही कमिटीज़ में था। थर्ड ईयर में मैं स्पेशली टेक्नोवांजा में था और एंथुजिया में था। और एंथुजिया जैसे मैं बोला स्पोर्ट्स कमेटी है, और मैं एक बहुत मतलब मैं बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं और मेरा रूममेट एंथुजिया के सीसी थे, दैट इज़ सबसे बड़ा रोल होता है वो कि तुम एक स्पोर्ट पूरा ऑर्गेनाइज करते हो और पूरा वो स्पोर्ट कंडक्ट करा रहे हो। सो उधर मैं और मेरे रूममेट ने पूरा कोर्ट बुकिंग से लेके मैच टाइमिंग से लेके पूरा ड्रॉज बनाने तक अंपायरिंग तक सब किया। तो उधर से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि इवेंट कैसे मैनेज करते हैं बीइंग अ लीडर। और मैं जैसे मैं बोला टेक्नोवांजा में भी था, और टेक्नोवांजा सेकंड एशियाज लार्जेस्ट टेक फेस्ट। तो उसमें भी मैं जो अपने बॉट कॉम्पिटिशन्स रहते हैं उसके अरीनास बनाने वाले कमेटी में था। तो उधर भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला कि इतने लार्ज स्केल पे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, लोगों से कैसे बात की जाए, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। और ऐसे मेन कमिटी में ही ऐसे बहुत छोटे छोटे सब कमिटीज रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो पूरा कमिटी और पूरा इवेंट अच्छा होने के लिए सब कमिटीज के आसपास का कॉन्वर्सेशन भी और बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल सीखी मैंने कि ड्यूरिंग द इवेंट अगर कुछ इशू हो गया तो तुम कैसे वो रिजॉल्व कर रहे हो पीसफुली और एफिशिएंट। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्किल थी। और एक और टिप देना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि मेरे को सेकंड राउंड के बाद मेरे इंटरव्यूअर सर थे उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया था कि तेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में अटक गया था, बहुत बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर भी दे दिया था, पर सर सेड टू प्रूव दिस। तो मेरे को प्रूफ याद नहीं था क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो मैंने बस एक स्टेटमेंट याद करके गया था। तो मैंने 4-5 अलग अलग मेथड्स ट्राई किए कि पहले ये मेथड से कर लेता फिर वो मेथड से कर लेता जितना मेरे को आता था। तो मैंने आई गेस 4 से 5 मेथड ट्राई किए, मैंने 15 से 20 मिनट्स लिए थे। और मैं जो मेथड का कैलकुलेशन कर रहा था वो मैं पूरा बोल रहा था कि सर को बता रहा था कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या है। तो वो 4-5 ट्राइज के बाद मेरे को नहीं जमा तो आई गिव अप कि सर आई डोंट नो दिस आंसर। तो उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो सर बोले कि तेरी ये एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवर गिव अप, कि तू बहुत ट्राई करता रहा, तेरे को जितने भी तेरे पास रिसोर्सेज है, जितने भी तेरे को मेथड्स पता है, तो तूने सब ट्राई किया और उसके बाद तूने गिव अप किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो डीएसए का भी इम्पोर्टेंट रोल था क्या कोर कंपनीज में? नहीं, एनालॉग में तो डीएसए कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम डिजिटल वीएलएसए के लिए पूछोगे तो डीएसए मैटर नहीं करता, बट C++ की बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट। विच प्रोजेक्ट इम्प्रेस रिक्रूटर? मेरा एक बहुत बेसिक सा ओपैम का प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने ओपैम को एज अ बफर लिया था और उसके आगे कैपेसिटर के अलग अलग वैल्यूज रखे थे। और मैंने अलग अलग इनपुट सिग्नल्स पे आउटपुट देखा था कि कैसे वैरी होता है, कि कैपेसिटर कैसे वैरी करता है। बस एक मतलब बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट था ये। बट मेरे को क्योंकि मेरी पूरी प्रोफाइल डिजिटल वाली थी तो मेरे को एक तो एनालॉग प्रोजेक्ट ऐड करना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक मेजर प्रोजेक्ट कर लूँ। तो मैंने बस एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट किया था कि उनको आइडिया हो जाए कि मेरे को बेसिक्स पता है करके। सो ये मेरे मेजॉरिटी क्वेश्चन यही प्रोजेक्ट थे। व्हाट मेड यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स? एक्चुअली कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। इसका भी एक बहुत फनी सीन हुआ था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, लाइफ का ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैं फर्स्ट राउंड में जाते ही मेरे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंबल कर दिया था। मतलब जब आते ही आप बैठते और आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने उसी क्वेश्चन में बहुत गंदा वाला फंबल किया था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था उधर ही। पर मेरा इंटरव्यूअर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को फिर थोड़ा कंसोल किया कि ठीक है इंटरव्यू है, होता है, 2 मिनट टाइम ले ले, और फिर वापस क्वेश्चन पूछा। फिर वो जो मैं कंफर्टेबल हुआ था उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फनी मोमेंट था मेरे इंटरव्यू प्रोसेस का बहुत। और ये तुम्हारा मतलब पहला ही इंटरव्यू था? हाँ, इसमें life का तुमने पहला interview। डायरेक्टली किया? ठीक है। तो तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपेक्टेशन वगैरह कैसे है? मतलब कंपनीज में जाओगे तो क्या क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कौन सा इन हैंड सैलरी कितनी है, पैकेज ब्रेकडाउन कैसा है? एक्चुअली पूरा पैकेज ब्रेकडाउन में बता नहीं सकता ड्यू टू एनडीए रीजंस। बट मेरा CTC 34-35 लाख का अराउंड आता है। इसमें जॉइनिंग बोनस वगैरह भी इंक्लूडेड है, मेरा बेस भी इंक्लूडेड है, और नियरली स्टॉक्स भी है जो नियरली $10,000 के स्टॉक्स है। और वर्क लाइफ बैलेंस का बताऊँ तो हमारे इधर 5 डे वर्क वीक है। अभी तक तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर जितना मैंने पढ़ा है उधर तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। और अगर मेरे को आप मेरा पर्सनली सवाल पूछो तो इनिशियल ईयर्स में आई डोंट बिलीव कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहिए। मतलब आई विल बी वेरी रॉन्ग टू से दिस, मतलब आप अपने हिसाब से देख लो, पर ये मेरा ओपिनियन है कि इनिशियल अगर जस्ट अपनी कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट कर रहे हो तो आई गेस फर्स्ट आप 1-2 साल तो बहुत अच्छे से ग्राइंड करना चाहिए, और तब आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप एक बेसिक सीख लो, एक आधा प्रमोशन ले लो, आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओ, तब वर्क लाइफ बैलेंस देखना ठीक है। पर एज अ बिगिनर आई गेस यू शुड नॉट लुक एट वर्क लाइफ बैलेंस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इससे पता चलता है कि अच्छी लगन से अगर मेहनत की जाए तो सक्सेस 100% मिलता है। तो अभी हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेंगे। तो
एनालॉग वर्सेस डिजिटल, एनालॉग ऑब्वियसली। कोडिंग और कोर, कोर। सीजीपीए और स्किल। एक पॉइंट तक सीजीपीए, अगर आपका एक लिमिट पे सीजीपीए है तो उसके बाद स्किल्स। ओके, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट। मेरे लिए प्रोजेक्ट काम किया, बट रोल टू रोल डिफर करता है, बट आई विल से इंटर्नशिप फॉर दिस टाइम। ओके, तो ये तो हो गया। फिर एक इंजीनियरिंग लाइफ मतलब फ्रेशर्स के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हारा सजेशन क्या रहेगा कि क्या क्या तुम कर सकते हो? फ्रेशर्स के लिए तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट ईयर तो पूरा एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर कुछ मत देखो कि मेरे को ये करना है वो करना है। फर्स्ट ईयर जितनी कमिटीज़ है तुम्हारे कॉलेजेस में, जितनी चीज़ें हैं वो सब करो, दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। बट जैसे ही सेकेंड ईयर में आते हो, बी अ लिटिल सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर करियर डायरेक्शन। सेकेंड मतलब मेरा ये मानना है कि सेकेंड ईयर के एंड तक एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कि मेरे को कोडिंग करनी है, मेरे को कोर करना है, मेरे को एम्बेडेड करना है, या मेरे को कोई और ही करना है। तो इट इज़ टोटली फाइन अगर आपको कुछ और भी करना हो, बट एटलीस्ट सेकेंड ईयर के एंड तक आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। और इतना मैं बोलूँगा कि पॉइंटर मैटर करता है एक एक्सटेंड तक। तो पॉइंटर थोड़ा बेसिक 7-8 के आसपास मेंटेन करके चलो, और इतना करके चलोगे तो कोई इशू नहीं होगा, फिर आप स्किल्स पे फोकस कर सकते हो। तब इससे एक भी चीज़ पता चलती है कि तुम्हें कॉलेज लाइफ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पॉइंटर के पीछे, उनका अगर 9 पॉइंटर भी रहा तो वो 9.5 पॉइंटर, फिर 9.7 पॉइंटर ऐसे भागते रहते हैं। तो इतना भी नहीं, मतलब थोड़े कॉलेज लाइफ भी एक्सप्लोर करो और साथ ही साथ अपना पॉइंटर भी मेंटेन करो कुछ पॉइंट तक। उसके बाद फिर आप कर सकते हो, जैसे हितेश भाई ने प्रिपरेशन की वैसे आप भी कर सकते हो और अच्छा पैकेज ला सकते हो। तो कुछ अगर डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे कमेंट में डाल सकते हो यूट्यूब चैनल के। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हितेश भाई उसका जवाब दे देंगे। ज़रूर ज़रूर। एंड बी फ्रैंक विद द डाउट्स। आपके पास एकदम सिली डाउट भी है तो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जितना मेरी तरफ से हो सके उतनी हेल्प कर दूंगा। और पॉइंटर अगर आपका 9.5 रखना है तो प्लीज़ रखो, बट उसके लिए अपनी बाकी कॉलेज लाइफ मत ये करो कि ख़राब कर दो कि भाई मैं बस पढ़े जा रहा हूँ तो मैं इवेंट्स भी नहीं जा रहा हूँ, कुछ एंजॉय नहीं कर रहा। पॉइंटर भी रखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करनी है। ये 4 साल आखिर में जाके याद भी रहने चाहिए कि मैंने ये 4 साल मैंने ये भी किया वो भी किया, बहुत एंजॉय किया। तो या तो अभी ज्वाइनिंग वगैरह कब से और जॉब लोकेशन वगैरह किधर है? मेरी एक्चुअल जॉब लोकेशन है बैंगलोर, और मेरी ज्वाइनिंग मोस्टली जुलाई या अगस्त है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए लास्ट